लेसन तो यूनिट 24 ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़। ठीक है, ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पूछते हैं, आइदर ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म या कुछ भी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से आप समझते ही होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मास्टर्स आप लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ये है कि सारी जो कंट्रीज़ है वो एकदम कनेक्टेड हो गई हैं, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई हैं, मतलब सोशल मीडियाज़ तो है ही, ऊपर से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लाइट से आप तुरंत कहीं से कहीं जा सकते हो, ऑल एवरीथिंग ग्लोबलाइजेशन आप समझते हो। एक पूरे वर्ल्ड का एक छोटी सी गांव में तब्दील हो जाना, बदल जाना। ठीक है, नेशनलिज्म जैसे कि आपको पता होगा, अपने नेशन के प्रति जो प्रेम होता है, जो रिस्पेक्ट होता है, वो नेशनलिज्म। और ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ कुछ नहीं होती है। अगर हम ट्रांसनेशनल की बात करें तो इसका मतलब इंटरनेशनल होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल होता है तो मतलब ऐसे पर्सन जो एक या दो कंट्रीज से मतलब हो। इस तरीके जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिया से कनाडा में रहने गया तो वो इंडियन भी है और नाउ कैनेडियन भी हो गया, इस तरीके से। तो जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, बट आपको ज़्यादा उसके अंदर मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट समझने की ज़रूरत ये है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है और किस तरीके से एक दूसरे पे इफेक्ट डाला। इन लोगों ने कुछ इजराइल और लेबनीज, 9/11 तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, केसेस के बारे में बात किया। उसके बारे में आपको बहुत इन डेप्थ जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, एज मच एज आई नो। लेकिन क्या बोलते हैं कि उसके एग्जाम्पल के थ्रू इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करें तो इन तीनों के बीच में ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांस नेशनलिज्म जो है, GNT, तो इन तीनों के बारे में या प्रोसेस समझ लीजिए या फिनोमिना समझ लीजिए, अलग अलग स्टेजेस पे है ये ग्रोथ के। ठीक है, नेशनलिज्म इज ओल्डेस्ट, देश के प्रति जो प्रेम था वो सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 80s में 80s के बाद हर कोई, जैसे हम भारत का एग्जांपल दें तो हमारे यहाँ पे 57 के बाद एक उससे पहले भी एक नेशनलिज्म देश के प्रति कि भाई हम एक हैं और हम मिलके लड़ाई करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, या वो लोग जो हम पे बाहर से अटैक किए, वो था भारत में। अब उसके बाद अगर हम बात करें और देशों की, यूरोप वगैरह में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुआ जहाँ पे देश के प्रति भी प्रेम था ही। तो नेशनलिज्म सबसे पुराना है। ग्लोबलाइजेशन ये है कि मतलब मान के चलिए कि इसको भी करीब करीब 30-40 साल तो हो ही गए, अगर ग्लोबलाइजेशन को देखें, जब से बेटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ, तब से ग्लोबलाइजेशन है। और ट्रांस नेशनलिज्म जो है वो हम काफ़ी कुछ इसे समझने की अब कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रांसनेशनलिज्म का फिनोमेना है क्या, किस तरीके से एक नेशन का पर्सन दूसरे नेशन में जाके फील करता है, इंडियन है वो किस तरीके से ब्रिटेन में जाके फील करता होगा, एंड ऑल ये सब। ठीक है, तो देखिए इन तीनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक है। किस तरीके से, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो रिलेशन समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक पर्सन या एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो है वो अपनी कंट्री जो है, अपनी होमलैंड, मान लीजिए कोई इंडियन है, छोड़ के किसी होस्ट कंट्री में जाता है। ठीक है, एंड उसी टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको अर्जुन अप्पुदुरई बोलते हैं एथनोस्केप्स। वर्ल्ड ऑफ इमेज मतलब क्या है, आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लीजिए आप अपना देश छोड़ के गए गए अपना होमलैंड यानी भारत छोड़े और किसी देश में भी, कोई भी होस्ट कंट्री XYZ गए, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और आप किसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन इसका एक मेजर प्रोसेस है, क्योंकि आप पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम है उसे यूज़ करके जाएंगे। अब एथनोस्केप्स क्या होता है? तो इस एथनोस्केप्स कुछ नहीं होता है, एक इमेजिन आइडेंटिटीज होती है जो मीडिया और खुद की फैंसी से निकलता है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें कि जब आप अपना देश छोड़ेंगे तो आपके अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय था या भारतीय कल्चर था या आपकी जो भी भारतीय होने की आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप जब कनाडा जाएंगे तो एक अलग टाइप की आपकी आइडेंटिटी डेवलप होगी, या तो मीडिया डेवलप करेगी कि भाई इंडियन कैनेडियन है। कितनी सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी NRIs पे बनती हैं, मतलब बहुत सारी, स्वदेश हो गया, कितनी अच्छी मूवी है शाहरुख खान की, जहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि अपनी कंट्री में भी एक अलग ब्यूटी है। बहुत सारी मूवीज़ NRI बेस्ड एक फेस था जब बन रही थी। कमेंट में बताइएगा कौन कौन सी मूवीज़ में NRI। मैं प्रेम की दीवानी हूँ एक्चुअली एक मूवी थी, करीना कपूर, ऋतिक रोशन और शायद अभिषेक
आई थिंक हाँ इन्हीं की थी, जिसमें वो लोग एनआरआई होते हैं और वो आते हैं और शादी वगैरह का जो पूरा तो एक ऐसे कम्युनिटी को इमेजिन किया गया था, मतलब बियॉन्ड रियलिटी से एक डिफरेंट टाइप की कहने का यहाँ पे तात्पर्य बस इतना ये है कि लोग जब छोड़ के अपनी कंट्री जाते हैं तो एक प्रकार का उनके साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, लेकिन एक और नई आइडेंटिटी बनने लगती है जहाँ पे वो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब आप छोड़ेंगे अपना देश, ठीक है, अपना और किसी होस्ट कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी होंगे पहले से ऑफ कोर्स, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे। मान लीजिए कि आप भारत से कनाडा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि कनाडा में सिर्फ भारतीय होंगे, कैनेडियंस होंगे और भी देश के लोग होंगे। तो इस सब इफ़ेक्ट की वजह से ये जहाँ भी गए हैं वहाँ पे एक न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू काइंड ऑफ कलेक्टिव एक्सप्रेशन, मतलब किस तरीके से लोग मिलजुल रहे हैं, इस तरीके से सोशल डिसिप्लिन, सर्विलेंस और बहुत कुछ डेवलप होता है। जिस तरीके से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है, इसी तरीके से एथनोस्केप इमर्ज होता है कंटेम्प्रेरी सेटिंग्स में। ठीक है, जो कि बहुत सारे लिंक्स बता सकता है बहुत सारे फिनोमिनास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल रियलिटीज या हाइपर रियल पर्सपेक्टिव क्या है ग्लोबल कल्चर इकोनॉमी में। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लिए हाइपर रियल क्या होता है। तो देखिए हाइपर रियल मतलब जो रियल से भी ज़्यादा रियल लगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये फिनोमेना काफ़ी सोशोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, बट इंटरेस्टिंगली ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मान लीजिए कि मैं अगर आपको सामने से पढ़ा रही होती, तो शायद मेरी आवाज़ इतनी साफ़ नहीं जाती, जिस तरीके से ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो शायद इतना साफ़ नहीं दिखता अगर आप सामने से मेरे पढ़ रहे होते हो। बट हम अब कंप्यूटर के थ्रू या फ़ोन स्क्रीन के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लीन जा रही होगी। इवन ये जो पिक्चर में दिखा रही हूँ या जो मैं वर्ड्स दिखा रही हूँ आपको क्लियर दिख रहा है, ये हाइपर रियलिटी है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि जो हमने 3 टर्म ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किया, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है। ठीक है, तो लोग कॉमनली बिलीव करते हैं कि आप अपना देश छोड़ के जाएंगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के एज में, तो नेशनलिज्म कम हो जाएगा। हाँ, और जो आप इमिग्रेंट्स होंगे और किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो आपको किंग कोई बना नहीं रहा है, तो नौकरी करने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन हो गया कि नेशनलिज्म में जो कि ग्लोबलाइजेशन का एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, तो जो देश के प्रति प्रेम है वो कम हो जाएगा, और हम जिस भी देश में जाएंगे इमिग्रेंट्स पूरा जॉब वॉब ढूंढने के लिए मतलब परेशान होंगे जॉब ढूंढने के। बट ये जनरल बिलीफ हो गया। अगर हम बात करें मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन की, तो हम देख रहे हैं कि नेशनलिज्म कमज़ोर होने की जगह हार्ड हो रहा है। मतलब जो देश के प्रति जो प्रेम था वो कम होने की जगह ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इज़राइल में असॉल्ट होता है लेबनन्स पे, जो लेबनीज़ लोग होते हैं। तो ठीक है, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ इसका बहुत लंबा चौड़ा मतलब वो है, एक्सप्लेनेशन है वो, और काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं, इतना समझ लीजिए कि इज़राइल्स और लेबनीज़ के बीच में अपने अपने लोगों को, इसराइल लोगों द्वारा या दोनों कंट्रीज़ को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इन लोगों का युद्ध होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भले इंसान अपना देश छोड़ दे रहा है, जो कि बिलीफ है कि आप अपना देश छोड़ेंगे तो देश से प्रेम भी कम हो जाएगा, उसकी जगह हमें देखने को मिल रहा है कि देश के प्रति प्रेम और बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, यूएसए हो गई, यू हो गई, या कोई भी बड़ी कंट्रीज़ में जा रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो कंट्रीज़ जो ऐसी पेरिफेरी में छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ पे अपनी कंपनी शिफ्ट करी। आपने एमएनसीज के बारे में सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनी खोल लेते हैं। मान लीजिए यूएस की बड़ी सी कंपनी है और वो इंडिया या फिलीपींस में अपनी कंपनी आके खोलेगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे उनको जो जगह है कंपनी खोलने की वो भी सस्ते में मिल जाएगी और लेबर भी सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हम जा रहे हैं ढूंढने के लिए जॉब ग्लोबलाइजेशन में, और अब लोग बिलीव कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र प्रेम कम हो गया है एंड ऑल, वहाँ राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है और जो जॉब है वो मतलब दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की भी हमने बात की और ट्रांसनेशनलिज्म की भी बात की, तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने जो
अपने कंट्री में मान लीजिए कि आपको भारत से कोई सामान यूएस लेके जाना है, ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा महंगा कर दे कि जो उनकी कंट्री के फार्मर्स या जो भी वो ग्रो कर रहे हैं वो कम से कम उन लोगों को मतलब एक तरीके से सही रेट मिल जाए। मान लीजिए कि गेहूँ भारत वालों ने भी उगाया और यूएस वालों ने भी उगाया, और मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि 10 रुपये, मतलब 10 रुपये दे में बेच देंगे आप यूएस में, एग्जाम्पल के लिए, तो आप पे यूएस इस तरीके से ज़्यादा टैरिफ लगा देगा, जिससे कि आपका जो प्राइस है गेहूं का वो 15 रुपये हो जाए और अपने किसानों का 12 रुपये बेचेगा, तो 12 रुपये बेचेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इस टाइप का सिचुएशन बस समझने के लिए। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, हम इंटर रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म कम्युनिटीज़ में, ट्रांसनेशनल नेशनल कम्युनिटीज़ में। लेकिन हो क्या रहा है, हमने बिलीव किया कि भाई अपना देश छोड़ेंगे तो आपका देश का प्रेम ख़त्म हो जाएगा, इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में सब एकदम कनेक्टेड रहेंगे, उसके बाद जो एक भारत से आप ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ जॉब के लिए जाएंगे। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि देश छोड़ने के बाद भी देश का प्रेम नहीं ख़त्म हो रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज़ हैं, कनेक्टेड होने की जगह अपनी कंट्री को ज़्यादा मतलब अपने कंट्री के फार्मर्स या अपने लोगों को वो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रही हैं, दूसरी जगह से सामान आ रहा है उस पर। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि आप जो जॉब ढूंढने के लिए दूसरे बड़े के देशों में जा रहे हैं, बड़े देश छोटे कंट्रीज़ में जॉब को वो कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे सस्ता सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन हो रहा है, तो यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं 9/11 के, या देशों में अगर मतलब मान लीजिए कि युद्ध वाला सिस्टम है फिर भी कुछ लेवल पे प्रेम कैसे है ऑल वाला। तो इसको मैं ज़्यादा हाइपर रियलिटी यहाँ सुधीर कक्कर फिल्म जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना और फ्यू एग्जांपल्स ऐसा है जो एनआरआईज को टारगेट करके बनाया गया है, यानी जो भारत से बाहर रह रहे हैं लोग। और उसके बाद जो एक एनआरआईज का कलेक्टिव डे ड्रीमिंग है, या उस चीज़ को हाइपर रियलिटिक बना के दिखाया गया है कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट, जो रियलिटी से भी पड़े हो, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्चुअली इन मूवीज़ में एनआरआईज की स्टोरी को या एनआरआईज की लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से जो भारत छोड़ के बाहर जो रह रहे हैं एनआरआईज, उनकी लाइफ हो गई है नॉल वगैरह। और ये काफ़ी हाइपर रियलिटी जैसा है, यानी रियलिटी से भी परे है, यानी इतना ब्यूटीफुल, इतना वो जो कि रियलिटी में नहीं है ठीक है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखना नहीं है, अब हमें समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है और ट्रांसनेशनलिज्म क्या है, वन बाय वन। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है।